टू एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सभी का। तो कक्षा 11 और विषय भूगोल की हम चर्चा करें तो देखिए दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है संरचना और भू आकृति विज्ञान से संबंधित। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बोर्ड पे प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था। हमने 3 खंड पढ़ लिए थे, प्रायद्वीपीय खंड और जो दूसरा है हमारा हिमालय और उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। उसके बाद में हमारे भू आकृति को बांटा गया भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन सबको हमने देखा था कहाँ कहाँ है, किस किस स्थान पे है। फिर हमने इनका विवरण थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। उत्तर व उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला पढ़ी थी, जो ये चित्र में आप देख सकते हो, मैंने कल भी बनाया था। ये क्षेत्र देखो, ये हिमालय पर्वत है, ये देखिए ये यहाँ तक हिमालय पर्वत है। ये पहाड़ियाँ फैली हुई है हमारे भारत में, जो उत्तर से आने वाली, उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करती है। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, अभी हम इनका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे ना, उसमें सारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए भारतीय महान मरुस्थल, हम इस मरुस्थल की बात करें जो हमारे सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है। आपसे पूछे कि हमारे देश में मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, थार का मरुस्थल, तो आप जवाब दोगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। ठीक है, ये आपके पठार हो गए, मालवा का पठार, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सारे पठार है। ये यहाँ पे देखो गंगा, यमुना, चंबल, सोन, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी, इधर ये सिंधु नदी, ये सारा बीच बीच का क्या है, मैदान है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। फिर देखो मैंने तट की बात की थी, तट कौन से हैं, तो ये तट है, देखो ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। 2 तट है हमारे, पश्चिम तट, ये देखो जिसको कोंकण तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। और पूर्वी तट में जैसे यहाँ कोरोमंडल तट हो गया, ये उत्तरी सरकार तट हो गया, ये बीच में कृष्णा तट हो गया, ये तट है सारे। और बीच में ये पठार आ गया आपका। और एक देखा था द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये देखो छोटे छोटे बिंदु में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख सकते हो। तो इस तरह ये द्वीप है, ये भागों में हमने सारे पढ़ लिए। अब देखिए हमें ये है कौन कौन सी श्रेणियां वगैरह है, सारा कुछ हम इसकी डिटेल अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए हमने फिर इसको उपभाग में बांटे थे। हिमालय पहला टॉपिक था, हिमालय पर्वत की चोटियाँ, तो कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल का, दार्जिलिंग का, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत। पहला हमारा आ जाता है सबसे पहले कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर के अंदर जो हमारे हिमालय फैला हुआ है ना, उसका विवरण दिया हुआ है। तो देखो कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे चित्र में देखा था काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख का नाम सुना है ना, जास्कर और पीर पंजाल, ये पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणी का मतलब एक पर्वत दूसरे पर्वत से छोटे बड़े जुड़े हुए हैं, वो पर्वत श्रेणियां होती है। जैसे ये लद्दाख हो गया, फिर नीचे की तरफ। अब ऐसे नहीं कि मैंने ये चित्र बना दिया तो इतना किया, बहुत लंबे विस्तार में ये फैला हुआ है, ध्यान रखना। फिर कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग, अब मान लेता हूं मैं ये कश्मीर मैंने बना दिया, इसका उत्तरी पूर्वी भाग ये हो जाएगा जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। काराकोरम श्रेणियों का मतलब ये क्षेत्र है काराकोरम का सारा, इसमें छोटी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, वो काराकोरम श्रेणियाँ होगी। एक ठंडा मरुस्थल है, आपसे हमारे देश में पूछे कि हमारे देश में मरुस्थल सबसे ज़्यादा राजस्थान में, आपसे पूछे ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है, तो ठंडा मरुस्थल कहोगे तो लद्दाख को कहते हैं। किसको, लद्दाख को। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी। घाटी क्या होती है, 2 पहाड़ों के बीच जो स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं। घाटी कह दो, दर्रा कह दो, नाल कह दो, ये सारे इसके नाम है। और डल झील है, सुना ना आपने, डल झील जम्मू कश्मीर में है, जो सर्दियों में जम जाती है, यानी कि बर्फ ही बर्फ होती है, सर्दियों में जम जाती है। दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में। नाम सुना आपने सियाचिन, कि हमारे जो सैनिक है सियाचिन पे जाके हमारे देश की रक्षा करते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, बर्फीली क्षेत्र में, वो भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। करेवा, ठीक है, ये करेवा क्या होती है, चिकनी मिट्टी और पदार्थों का हिमोड मोटी परत होती है, यानी जो बर्फ होती है उसके साथ चिकनी मिट्टी मिली होती है। फिर देखो यहाँ जाफराना की खेती की जाती है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में
खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। यानी दो पहाड़ों के बीच संकरी जो पट्टी होती है, रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। महत्वपूर्ण लवण जल की झीलें, लवण जल की झील जैसे डल और वुल्लर, और लवण जल जैसे पोगांगसो और सोमिरिरी, यानी जिसमें लवणता पाई जाती है, खारापन पाया जाता है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, नाम सुना है, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ भी यहीं स्थित है। वैष्णो देवी, पूरे भारत में वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। ये देखना, ये जो हिमालय, देखो हम बात कर रहे हैं कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, इसकी बात कर रहे हैं हम ऊपर ही ऊपर उत्तर में। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। क्या आप कुछ और नदी भू आकृतियां बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है? ठीक है, प्रौढ़ावस्था मतलब जहां पूरे रूप से ये विकसित हो जाती है। ये चित्र आप देख सकते हो यहाँ पे, विसर्पित नदी देखो, यानी सर्प के आकार की बहने लग जाती है। प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। अनुदैर्ध्य, इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून है। 2 नंबर देखो, हिमाचल में जो फैला हुआ है, हिमालय का एक हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की जो सहायक नदी है के बीच स्थित है। यह भारत की 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा नदी द्वारा प्रवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां, और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। एक रोचक तथ्य देखिए, कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में एक बड़ी झील के कारण इसका एक हिस्सा वर्तमान डल ही झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए यानी विसर्पित ऐसे बन जाती है, ऐसे नदी चलती है। अब देखो, ये नदी ऐसे चल रही है, एक समय ऐसा है नदी चलते चलते सीधी चलने लगी और इसके अंदर मिलने लगी, तो ये जो भाग बच गया, ये कौन सी झील का निर्माण हो गया? डल झील का निर्माण हो गया। इस तरह देखिए, तिब्बत का पठार, कुनलुन की ढाल, ये ऊपर वाले क्षेत्र में। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तर भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। लाहौल और स्पीति जल के स्थित सप्ती उपमंडल में है। हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागतिबा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, नाम सुना होगा, स्टेडियम है धर्मशाला का, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक चट्टानों से हुई। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून शामिल है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। अब दून आपको मैंने वो भी बता दिया, पहाड़ों के बीच का क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ अक्सर आकर मिलती है। ठीक है, दून तो उत्तराखंड के अंदर देहरादून है, नाम सुना होगा आपने, हरिद्वार, ये सारे नाम सुने होंगे। देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं, भोटिया या भोनिया। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और सर्द ऋतुओं में घाटियों से लौट आते हैं। फिर देखिए, प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। ठीक है, हम सुनते हैं ना, केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो ये सारे यही हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम है जिनका विवरण इस पुस्तक की अध्याय 3 में हम करेंगे।
क्या आप कुछ अन्य प्रयोगों के नाम बता सकते हैं जो भारत के अन्य भागों में स्थित है? दार्जिलिंग नाम सुना आपने, और सिक्किम। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। ये एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। अगले वीडियो में जब हम बोर्ड पे बात करेंगे तो मैं आपको ये दार्जिलिंग और सिक्किम दर्शा के बताऊंगा। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है, पाई जाती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न भिन्न, क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्कटिक के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे अरुणाचल हिमालय और इनकी थोड़ी दोबारा बोर्ड पे विस्तृत चर्चा करेंगे।